ये कल कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। और इस कंडीशन में एक चीज और याद रखिएगा कि जब कभी भी कंसंट्रेशन किसी वीक के केस में 10 टू द पावर ऑफ -6 हो ना, तो उसको भी आप कॉमन आयन में ले लीजिएगा, 10 टू द पावर ऑफ -6। हाँ, उससे बड़ा जाए तो फिर छोड़िएगा, ठीक है। चलिए खैर क्वेश्चन में आते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड दैट इज नीडेड टू गिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -4 मोलर। के ए वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। इसका आंसर आया किसी का? इसका आंसर आ गया? पहले इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलर कंसंट्रेशन होगा। 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मोलर, बिल्कुल सही है। क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है ये सवाल? आप ये जो प्रोपेनोइक एसिड है इसको डिसोसिएट करेंगे, है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। C2H5 COOH। अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो C2H5COO- और साथ में H+ आयन, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये सब डायरेक्ट किया करो, C अल्फा। तो H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर हो गया C अल्फा, और वो है 10 टू द पावर -4। और C अल्फा को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू √KA इंटू C। बस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से इस सवाल में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सभी ने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मैंने आप लोगों को बोला भी हुआ था ये सवाल। इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग फिटजी का AITS देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी 2017 का क्वेश्चन है, ये मेरा ही दिया हुआ एक सवाल था। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है इन सब में, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के दिया था क्योंकि उसमें इंटीजर टाइप में देना था, तो उसमें वॉल्यूम मैंने बता रखा था और किस फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यानी कि ये जो 4 है ये था उसके आंसर। अगर आप लोग AITS लगाते होंगे किसी के तो आप लोगों को ये मिलेगा, स्पेशली ये फिटजी में था मैं, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था। चलिए खैर सवाल की बात करते हैं। सवाल की खूबी क्या है समझ जाएंगे अभी आप थोड़ी देर में। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। देखिए सवाल ऐसे ही सबसे अच्छे होते हैं जो देखने में लगेगा कि हाँ सबसे हो जाएंगे, लेकिन जब उनको करने बैठेंगे तो आपको मुश्किलें आएंगी। और अगर वो सवाल आप कर ले गए पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक ही सवाल को सॉल्व करने से आपको कई सारे सवालों के कंसेप्ट मिल जाएंगे कि हाँ इस तरीके के सवालों को ऐसे डील किया जाता है। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HA। HA नाम का एक वीक एसिड है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और वॉल्यूम 300 ml है, so that its H+ ion concentration is decreased by a factor of 4। यह सवाल मैं हर साल कराता हूं, हर बैच में कराता हूं, लेकिन आज तक किसी भी बैच में मुझे कोई भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर सही नहीं दे पाया। तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4 सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहीं पर है। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4 का क्या मतलब है? Ka गिवन है, Ka फॉर HA इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। तो कितना पानी इसमें मिला दिया जाए ताकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 4 फैक्टर से डिक्रीज कर जाए। चलिए देखते हैं किसी का आंसर आया क्या। अमन ने आंसर दिया है 4.5 लीटर, और जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आज तक कोई भी सही आंसर नहीं बता पाया है, तो अमन ये आपका भी आंसर गलत है। और कोई बताना चाहेगा इस सवाल का आंसर? और कोई बताना चाहेगा?
ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पर मुझे सबसे अच्छा सवाल ये लगता है। चलिए खैर, आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट भी किया तो बहुत अच्छा है। सवाल कैसे सॉल्व होगा वो मैं बता देता हूं। अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो मैं आंसर भी बता देता हूं, आप लोग मैच कर सकते हैं। आंसर आएगा 3837.93 ml। इतना पानी मिलाया गया। चलिए देखिए, सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। HA नाम का हमारा एक वीक एसिड है, तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस इंटू A माइनस में। C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका C अल्फा C अल्फा। अब देखिए यहां पर फिर से पानी जब मिलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा, यानी यहां पर दो कंसंट्रेशन होंगे, 2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होंगे। तो मैं इनको C1 अल्फा 1 कर देता हूं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि C1 की वैल्यू कितनी है। C1 की वैल्यू है 0.1। ओके, इसमें मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। मेरा टारगेट अब यह है कि मुझे C2 मिल जाए, नया कंसंट्रेशन क्या होगा। और ये जो डिक्रीज बाय फैक्टर 4 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब इसमें हम पानी मिला देंगे तो नया कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी कि नया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, न्यू कंसंट्रेशन। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम ये रहा, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ये रहा, और फिर न्यू इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन हो जाएगा C2 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2। तो यहां पर सवाल में मुझे गिवन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि C2 अल्फा 2 जो कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है नया, न्यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 बाई 4। यह होता है डिक्रीज बाय फैक्टर 4। माइनस नहीं करना था, डिक्रीज बाय फैक्टर 4 का मतलब हो गया अपॉन में 4 चला जाएगा। क्या यह बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो यह वाला हमारा हो गया न्यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यह वाला है हमारा ओल्ड H प्लस आयन कंसंट्रेशन C1 अल्फा 1, है ना। अब ये जो न्यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो इसके बराबर हो गया, तो यहां ओल्ड नहीं लिखेंगे खैर, क्योंकि ये बाई 4 भी मैंने कर रखा है। ये है न्यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और ओल्ड H प्लस आयन कंसंट्रेशन है C1 अल्फा 1। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? नहीं, 1.17 लीटर भी नहीं होगा हेमांग। आंसर बिल्कुल सही है, एक बार चेक करेंगे। पहले इस सवाल को यहां तक समझिए आप, कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल में बोला गया कि एक कोई वीक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन गिवन है, उसके वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है। पानी मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4 का मतलब है नया H प्लस आयन कंसंट्रेशन पुराने वाले के 1/4 हो गया, डिक्रीज बाय अ फैक्टर 4। तो लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। Ka की वैल्यू मुझे गिवन है, Ka की वैल्यू अपने को मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। अब इसे हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है सवाल। तो Ka इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 अल्फा 1, फिर C1 अल्फा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1, ऐसे ही आएगा। तो ये C1 से एक C1 कैंसिल हो गया, तो ये C1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है, 1 माइनस अल्फा 1, ये हो गया हमारा Ka। और सिमिलरली इसी तरह से अगर हम C2 अल्फा 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, C2 अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2।
ये बात समझ में आई सभी को? देखिए क्लियर है ना यहां तक? चलिए आगे समझते हैं। क्योंकि यहां पर HA नाम का जो एसिड है वो वीक है, और अगर मैं यहां पर, मैंने जो कल आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि Ka/C चेक कर लेना, तो Ka की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन C1, तो ये हो गया 0.1, 0.1, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻³ तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि Ka/C ये वैल्यू चेक कर लेना, तो अल्फा बराबर होता है √Ka/C, तो अगर ये वैल्यू आपका 10⁻³ या उससे छोटा है तो 1 - अल्फा को 1 ले लेना। तो इस वजह से मैं 1 - अल्फा 1 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले रहा हूं, बट 1 - अल्फा 2 को मैं 1 के बराबर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन को बाद में डाइल्यूट किया गया, तब अल्फा 2 जनरेट हुआ है, और डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो मेरा रीजन ये है क्योंकि अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, क्योंकि डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, इस वजह से हम 1 - अल्फा 2 को 1 नहीं लेंगे, लेकिन 1 - अल्फा 1 को हम 1 ले लेंगे। ये वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, तो ये Ka बराबर C1 अल्फा 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा 2 हो जाए। अब आप एक बार Ka बराबर C1 अल्फा 1 स्क्वायर लगा दीजिए, तो Ka पता है, C1 पता है, अल्फा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम आपको करना रहेगा। अल्फा 1 आप बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले अगर आप चाहें तो कुछ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये देख लीजिए। C1 अल्फा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर नीचे C2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेट प्रॉपर चल रहा है ना? आप लोग, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? वॉइस या वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, सब सही है। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। सवाल कैसे सॉल्व कर रहा हूं समझिए। अब सवाल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो माइंड में अपने कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे C1 पता है, C2 निकालना है, C2 निकालने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है। अच्छा, अगर C2 निकाल लेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना पानी ऐड किया? मैंने आप सभी को मोल कॉन्सेप्ट में एक केस पढ़ाया था डाइल्यूशन वाला, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था मोल्स बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, याद आ रहा है? तो देखिए ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये मिली मोल्स आ जाएंगे बिफोर डाइल्यूशन। अगर मुझे नया कंसंट्रेशन C2 मिल जाए तो मैं लेट कर लेता हूं कि V ml मैंने पानी ऐड किया, तो नया वॉल्यूम हो गया 300 + V, और नया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C2। तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन बराबर आफ्टर डाइल्यूशन करके मैं V निकाल लूंगा। अब क्लियर हो रहा है? तो कुल मिलाके सबसे पहले अपने को C2 निकालना होगा, उसी से आएगा। तो देखिए मैंने यहां तक इसको सॉल्व किया, ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाया, ऐसे ही किया। 1 - अल्फा 1 को मैंने 1 लिया, क्यों लिया आपको समझ में आ रहा है? लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद जो अल्फा 2 होगा वो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अगर वो बढ़ जाएगी तो अल्फा 2 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये तो श्योर है। तो मैंने 1 - अल्फा 1 की जगह 1 और 1 - अल्फा 2 को ऐसे ही रहने दिया। अब मैं C1 और C2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, और मैं दूसरा काम ये करने वाला हूं कि Ka बराबर C1 अल्फा 1 स्क्वायर लगाकर अल्फा 1 की वैल्यू निकाल लूंगा। समझ गए आप? तो पहले मैं रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूं। तो C1 अल्फा 1 स्क्वायर बराबर, इन दोनों में C2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा C2 - C2 अल्फा 2। देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आया?
अब देखिए आप C2 अल्फा 2 की जगह पर C1 अल्फा 1 बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये C1 अल्फा 1 बाई 4 का स्क्वायर अपॉन C2 माइनस C2 अल्फा 2 की जगह C1 अल्फा 1 बाई 4, ये किसके बराबर हो गया? C1 अल्फा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए। तो C1 अल्फा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 16 और ये C2 माइनस C1 अल्फा 1 बाई 4। ये देखिए, तो यहां पर अल्फा 1 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, और एक C1 से एक C1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई? तो ये बन गया हमारा 16 C2 माइनस C1 अल्फा 1 बाई 4 किसके बराबर हो गया? ये C1 के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे तो C2 निकालना है, तो निकाल लेते हैं C2। ये हो जाएगा 4C2 माइनस C1 अल्फा 1 बाई 4 टोटल। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, तो C2 निकाल लेते हैं। 16 ये 4C2 माइनस C1 अल्फा 1 बाई 4 इज इक्वल टू C1। तो अब यहां से 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये 16C2 माइनस 4C1 अल्फा 1 बराबर C1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये C1 उधर चला जाएगा, तो C1 कॉमन हो गया। 1 प्लस 4 अल्फा 1 इज इक्वल टू बाई 16 इज इक्वल टू C2। ये लीजिए, ये आ गया C2 का एक्सप्रेशन। हल्का फुल्का सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। चलिए, तो यहां से C2 का टर्म मुझे मिल गया। C2 के टर्म में अब मुझे क्या करना है? C1 मुझे पता है, अल्फा 1 भी मुझे पता चल जाएगा, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे C2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं C2 का टर्म मेरे पास आ चुका है, और Ka बराबर C1 अल्फा 1 का स्क्वायर, तो अल्फा 1 बराबर अंडर रूट Ka अपॉन C1, ये लगा के मैं अल्फा 1 भी निकाल लूंगा। तो C2 बराबर क्या आया? C1 अपॉन 16 1 प्लस 4 अल्फा 1। C2 बराबर आया C2 इज इक्वल टू C1 बाई 16 1 प्लस 4 अल्फा 1। चलिए, थोड़ा सा साइड वर्क हम लोग कर लेते हैं। अल्फा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C1। ठीक है ना, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 यही दिया था ना, डिवाइडेड बाय 0.1 ये रूट में, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4, और ये बराबर आ जाएगा किसके? ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2, यानी कि 0.04। अल्फा 1 इज इक्वल टू 0.04। देख लीजिए भाई, ये अल्फा 1 आप यहां लगा देंगे, आपको C2 का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ये C2 बराबर क्या हो गया हमारा? C2 बराबर C1 को C1 ही रहने दीजिए, कट भी जाएगा। 16 4 अल्फा 1, तो यानी 4 टाइम्स अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16, और ये प्लस 1 करेंगे तो 1.16। ठीक है, ये आ जाएगा 1.16। देख लीजिए, अब let volume is equal to V ml of water added। अगर ऐसा हुआ तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अब आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहिए, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन क्या था? 300 इंटू पॉइंट V, 0.1, यानी जिसको आप क्या कह रहे हैं? C1। आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया 300 प्लस V, टोटल वॉल्यूम है ना। और C2 का मतलब क्या हो गया? C1 बाई 16 इंटू 1.16,
ये कैंसिल हो गया C1 C1, यहां से V निकाल लीजिए। और खैर आंसर तो मैंने आपको बताया ही। अब ये सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए क्या ये जो आंसर मैंने पीछे बोला 3837.93 ml, क्या यही आ रहा है? 3837.93 ml, क्या यही आंसर आ रहा है? तो ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस में आने लायक सवाल है ये। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से चेक कीजिए आंसर इसका और कैलकुलेशन अपना चेक कीजिए, क्या यही आंसर मैच कर रहा है? क्या यही आंसर मैच कर रहा है? देखिए जल्दी देखिए। यस सर, ओके, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओस्टवाल्ड पर ये एक बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग डालेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में देखिए क्या है, अपने को वाटर का आयनिक प्रोडक्ट समझना है और इस पर बेस्ड कंसेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वाटर का डिसोसिएशन अगर कंसिडर करें, प्योर वाटर का, है ना, तो वाटर का डिसोसिएशन अगर हम कंसिडर करें तो ये H+ और साथ में OH- ऐसे लिख सकते हैं। अब H+ आयन तो होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्वस है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि H2O + H2O सेल्फ आयनाइजेशन की तरह, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन की तरह दिखा सकते हैं। तो H2O + H2O रिवर्सिबल विद H3O+ + OH-, एक ही बात है। इस पे अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएं KI, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइज कर रहे हैं तो आयनाइजेशन कांस्टेंट वो किसके बराबर हो जाएगा? मैं ऊपर वाले को ही लेकर समझा दे रहा हूं, H+ आयन इंटू OH- आयन अपॉन H2O का कंसंट्रेशन। हम सब जानते हैं कि H2O का एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है? मैक्सिमम होता है कितना? 55.55 मोल पर लीटर। तो ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं, यानी कि KI इंटू H2O का एक्टिव मास दैट इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन। और यही जो कांस्टेंट है ये बन जाता है KW, जिसे बोलते हैं वाटर कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर कांस्टेंट। तो ये हमारा जो KW है दैट इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन। यानी ये जो KW है ये किसके बराबर है? H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन, OH- आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू H3O+। अब आप अगर ऐसे लगाएंगे H3O+ तो H2O की पावर 2 हो जाए। मैंने आपको पिछले क्लास में भी सिखाया था 2 नहीं, अगर 100 भी हो जाएगा तो भी हम क्या लिखेंगे? 55.55 ही लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो या फिर ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बन जाएगा। अब अभी मैंने कोई यहां पर टेम्परेचर का यूज नहीं किया, यहां पर अभी कोई भी टेम्परेचर का यूज नहीं हुआ। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो आप कभी भी लगा सकते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस अपने को पता चला KW होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपको ये बात करनी है
तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -14। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वाटर कांस्टेंट, Kw की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Kw कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। Kw ही नहीं बल्कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, दे आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ Kc एंड दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। तो Kw टेम्परेचर डिपेंडेंट है और Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे हुआ? चलिए ये बात मैं आपको अब बताता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जैसे 25 पर ये वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -14 है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाकर 63 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -13, यानी Kw की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। ओके, नोट कीजिए यहां तक जल्दी से, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट कैसे आया। एक्चुअल में वाटर को अगर आप डिसोसिएट करेंगे, देखिए अगर आप H2O का डिसोसिएशन पढ़ेंगे तो आपको थर्मोकेमिस्ट्री में मैं बताऊंगा भी, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है यानी वाटर का जो डिसोसिएशन होता है, उसकी अगर एंथैल्पी चेंज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है आपका 13.7 डेल्टा H बराबर हो जाता है प्लस का 13.7 किलो कैलोरी। यानी आपका डेल्टा H कैसा है? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। और याद कीजिए वॉन्टॉफ इक्वेशन जिसमें मैंने आपको सिखाया था log K2/K1, तो यहां हो जाएगा log Kw2 अपॉन Kw1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। याद आ रहा है? तो अब देखिए एट टेम्परेचर T1 पे आपका वाटर कांस्टेंट Kw1 हो गया और टेम्परेचर T2 पे आपका वाटर कांस्टेंट Kw2 हो गया। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि यहां से हमें कंक्लूजन मिला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं। फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब वही डिस्टिल्ड वाटर। तो प्योर वाटर के लिए क्या होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है और H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये हमेशा लगेगा। 25 पे क्या लगेगा? H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -7। तभी तो ये 10 टू द पावर -14 बनेगा। और इसकी यूनिट जरूर लिखिएगा, कंसंट्रेशन है तो ये मोल पर लीटर होगा। ठीक है, छापिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्योर वाटर के केस में ये मिल गया हमें, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। H प्लस आयन OH माइनस आयन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज भी कर चुके हैं एक सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वाटर का अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है
तो वाटर तो इसी तरह से ब्रेक हुआ, कैसे? H+ और OH-, यहां एक्वस होता है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं आप समझ जाइएगा। तो यहां पर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर पता करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि अल्फा, वो कैसे निकालेंगे? उसका मतलब है कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टाइम t बराबर 0 पर कितने थे। अच्छा, आपने ये तो पता ही है, ये H2O का जो मोलैरिटी है ये 55.55 होता है मोल पर लीटर। तो यानी 1 लीटर में वाटर के जो मोल्स थे वो थे 55.55, ठीक है। तो बाद में जब ये डिसोसिएट हुआ H+ आयन और OH- आयन में, तो यहां से कितना ये डिसोसिएट हुआ, तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था प्योर वाटर के लिए H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन 1 लीटर में ले रहे हैं और 1 लीटर में ये भी मोल्स है, तो टोटल मोल्स तो हो गए 55.55, और उसी 1 लीटर में ये जो H+ आयन प्योर वाटर में आता है वो कितना आता है 10⁻⁻⁷। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 55.55, और आपको मालूम है ये 55.55 कहां से आता है, 1000/18 से आता है। तो 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1000/18, तो देखिए यहां पर हो गया 18 और इनटू में चला गया 10⁻⁻10, 18 इंटू 10⁻⁻10, यानी इसे आप लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻9। ये आपकी वैल्यू आ गई अल्फा की। और परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहते हैं इसी बात को, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷%। सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। मे बी पॉसिबल ये सवाल ही आ जाए तो आप ये याद ही रख लो, सीधा टिक लगाना रहेगा। 1.8 इंटू 10⁻⁻7%, ये बन जाएगा हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है यहां तक? तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखना था। अब सीधा आ रहे हैं हम लोग मेन केस पे। तो हमारा ये जो पीएच वैल्यू है यही हमें पूरे आयनिक में पढ़ना है। पूरे आयनिक में अगर हमें कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि केस कैसा भी दे दिया जाए, कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, उसमें हम पीएच कैसे निकालेंगे। 90% आयनिक इक्विलिब्रियम यही है। तो चलिए जानते हैं आखिर पीएच वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे और इसका इतिहास क्या था। तो यहां पीएच का मतलब क्या है, ये एक लैटिन टर्म है पॉन्डस हाइड्रोजेनी, और इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने बताया था। तो फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसन ने। नाउ अब पीएच है क्या ये तो समझ ले, हिस्ट्री के बारे में तो समझ में आ गया। पीएच है क्या, तो जैसा कि मैंने बताया पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन का क्या पावर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन आयन का क्या पावर है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। ये पीएच होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन H प्लस आयन, द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH वैल्यू। ठीक है। और एक फॉर्मूला और है जो कि यहीं से आप समझ सकते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच। अब आप देख ही सकते हैं कैसे आएगा, माइनस पीएच 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो आप H प्लस आयन के लिए ये यूज कर सकते हैं और पीएच के लिए ये यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे ज्यादा बेहतर रहेगा लॉग लगाइएगा, और एंटी लॉग की अगर कहीं वैल्यू दी जाए तो इस तरह से यूज कर लेना है। तो ये है हमारा पीएच वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम हर एक का पोटेंशियल या पावर बता सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पीएच के लिए बताया माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। सिमिलरली मुझे किसी का भी निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे एसिड कांस्टेंट का पोटेंशियल निकालना है, पावर निकालना है, तो पी के ए माइनस लॉग ऑफ के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, मुझे निकालना है पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। मुझे निकालना है पी के बी, तो पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी, माइनस लॉग ऑफ के बी, माइनस लॉग ऑफ के ए। किसी का भी पावर, आपको अपना पावर निकालना हो तो लिख दीजिए, है ना। तो P ऑफ जो भी आपका नाम है इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आपका नाम। ठीक है, तो आपका भी पावर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? तो अब जरा जान लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये तो समझ में आ गया पीएच का क्या कंसेप्ट है, और पीएच स्केल का क्या कंसेप्ट है, ये बात थोड़ा सा और पता लगा लेते हैं, ये बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो पीएच स्केल अब हम लोग जानने वाले हैं। पीएच स्केल, देखिए जो स्केल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस स्केल में कंसंट्रेशन हम जो यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन वो कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो पीएच रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या होगा। तो कंसंट्रेशन जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे वो कहां से कहां तक हम यूज करेंगे। तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14, और ये 1 मोलर से करेंगे। ठीक है, 1 मोलर से 10 टू द पावर ऑफ माइनस 14 इसके लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट बनाया और यहां से लेकर इसको यहां तक ला रहे हैं। अब ये जो मैंने बोला है ये सारी चीजें डिफाइंड है एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर ले लिए 25 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए अगर आप 1 मोलर होगा तो पीएच कितना आएगा 1 मोलर पे, है ना। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग 1 क्या आएगा, पीएच बताइए 0 आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा अपना आंसर 14, यानी 0 से लेकर 14 के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। इसमें अगर 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 H प्लस आयन प्योर वाटर के लिए होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 बताया था। किसके लिए बताया था? फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के लिए अगर इतना था तो ये यहां पर आ जाएगा। और प्योर वाटर को अगर आप न्यूट्रल ले रहे हैं तो 0 से लेकर और 7 से पहले तक ये क्या कहलाएगा, ये एसिडिक कहलाएगा। 7 पे क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। और 7 के आगे 7.1 से लेकर 14 तक के बीच में क्या कहलाएगा, ये बेसिक कहलाएगा, एल्कलाइन कहलाएगा।
ठीक है, तो ये बेसिक कहलाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो वैलिड होती हैं, ये किस पर वैलिड है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पीएच भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? बिल्कुल, पीएच भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो कैसे? देखिए, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। 10 टू द पावर ऑफ -14 से -13, -12 ऐसे आना चालू करेगा। तो अगर ऐसे आना चालू करेगा Kw की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन भी शिफ्ट होगा। यानी ये पीएच पॉइंट जो न्यूट्रल है ये इधर शिफ्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका H+ आयन कंसंट्रेशन का क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका पीएच क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका पीएच क्या होगा, ये आपको समझना है। जैसे यहां पर अगर मैं एक दो डेटा की मदद ले लूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका पीएच कितना हुआ? न्यूट्रल पॉइंट कितना आया? 7। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये स्केल था। अगर मैं 60 के ऊपर ले जाऊं तो Kw की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर ऑफ -13। तब आप 1 मोलर से 10 टू द पावर ऑफ -13 मोलर के बीच में बताएंगे। ऐसे में आपका न्यूट्रल पॉइंट ये पीछे खिसक जाएगा और क्या आएगा? 6.5। 13/2 6.5 आएगा। तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? 6.5 पे न्यूट्रल आएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका Kw तो बढ़ रहा है, आपका Kw बढ़ रहा है, और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पीएच वैल्यू बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये आप लिख ही लीजिए, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पीएच पीछे शिफ्ट कर जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ पीएच पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि यहां पर ला रहे थे तो मैक्सिमम कितना आ रहा था? पीएच 14। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो Kw भी बढ़ गया, तो पीएच की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, 13 हो गई। यानी आप डायरेक्ट बोलना चाहें, डायरेक्ट बोल दीजिए कि पीएच क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज होगा। आपका मैक्सिमम पीएच फिर इतना नहीं आएगा। अभी जैसे मैक्सिमम पीएच कितना आ रहा है? 14 तक जा सकता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ ये पीएच स्केल? ठीक है, ये नोट करके स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। एट 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है। Kw की वैल्यू होती है 10 टू द पावर ऑफ -13। 10 टू द पावर ऑफ -13। तो फॉर प्योर वाटर के लिए क्या हो जाएगा? प्योर वाटर के लिए H+ आयन इज इक्वल टू OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -13/2। ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना? तो अब ये आपका Kw/2 है ना, यही तो बनेगा आपका 10 टू द पावर ऑफ -13/2। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो pH और POH आएगा, ये जो pH और POH आएगा वो आ जाएगा 6.5। 6.5। ठीक है, ये 10 टू द पावर ऑफ -13/2 ये ले लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? जल्दी देखिए। तो ये था हमारा पीएच स्केल। और पीएच वैल्यू। पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे प्योर वाटर के लिए H+ आयन बराबर OH- आयन होता है ना, और वो 10 टू द पावर ऑफ -7 हो जाता है 25 डिग्री। अब अगर आप 25 नहीं बढ़ा लगाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए जैसे 63 पे ऐसा हो जाएगा। तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से ही पीएच के बीच में, पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से ही पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन आ रहा है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन पीएच
एंड POH। तो हम सब जानते हैं बाय द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है KW। अभी तो मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं। इन दोनों में लॉग लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा, लॉग लगाते ही ये आपको रिलेशन मिल जाएगा PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? देखिए, अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयन बराबर लॉग KW। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। तो PH प्लस POH बराबर PKW। और फॉर प्योर वाटर के केस में क्या हो जाएगा, प्योर, अभी मैंने टेम्परेचर कुछ भी नहीं लिया, फॉर प्योर वाटर pH बराबर POH बराबर PKW बाई 2। ये प्योर वाटर के लिए हो जाएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस केस में PKW की वैल्यू 14 होती है, KW 10 टू द पावर माइनस 14, तो PKW 14। तो ऐसे में PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर कहीं पर भी आप ये रिलेशन यूज करते हैं तो वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर सवालों में नहीं भी दिया जाता है तो अपने को मान लेना है कि हाँ 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर किसी ने टेम्परेचर कुछ बदल के दिया है तो आप ये काम मत करिएगा, फिर आप ये जनरल यूज कीजिएगा, PH प्लस POH बराबर PKW। क्लियर हो गया? KW देगा तो PKW आ जाएगा। अभी यहां तक कोई दिक्कत? वीडियो लैग कर रहा है क्या? क्या अभी भी वीडियो लैग कर रहा है? नाउ फाइन। क्या अभी कोई प्रॉब्लम है? एक बार जल्दी से देखिए और बताइए। अभी सही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बातें तो सारी बता दी कि पीएच और पीओएच क्या होगा। अब अपने को क्वेश्चंस के थ्रू सीखना है सब कुछ कि पीएच कैसे निकालना है, पीओएच कैसे निकालना है, और कई सारे केसेस। अब आने वाले लगभग 6 या 7 दिन हम लोग सिर्फ पीएच के ही बारे में बात करेंगे। और ये पीएच पढ़ते पढ़ते हम अपना 90% आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिश कर चुके होंगे। लास्ट में अपने को सिर्फ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और टाइट्रेशन कर्व समझने होंगे। वहां पर भी पीएच की जरूरत पड़ेगी, टाइट्रेशन कर्व में भी, ठीक है। बट ये पीएच अगर हम पूरा समझते जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोगों को पीएच कैसे सॉल्व करना है, पीएच वाले क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में मैं थोड़े सिंपल, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, और अगले लेक्चर में मैं कैलकुलेटिव वाले जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 55 डिग्री सेल्सियस। KW एट 55 डिग्री सेल्सियस इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। सॉल्व करना है। इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है। अगर आपने पीछे पढ़ रखा है तो यह बहुत ही हलवा टाइप का सवाल है, सभी से सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो शुरुआत बिल्कुल सिंपल सवाल से की है। बताइए आंसर, बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा। ये आपका KW दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। आपको निकालना है प्योर वाटर के लिए पीएच। तो ऐसे ही समझ लीजिए, प्योर वाटर के लिए जो पीएच निकालेंगे वो पीओएच के बराबर होगा, और वो कितना होगा, हाफ PKW। तो पहले PKW ही निकाल लीजिए। तो 14 माइनस लॉग 9, 14 माइनस लॉग 9, यही तो बनेगा PKW। देखिए आपको KW कितना दिया है,
9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। तो pKw क्या हो जाएगा? pKw हो जाएगा माइनस लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। तो ये बन जाएगा 14 माइनस लॉग 9। अब जरा थोड़ा जल्दी करना सीख लीजिए ये सब। 14 माइनस लॉग 9, 14 माइनस लॉग 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 लॉग 3 की वैल्यू 0.4771। अब ये सब तो करना आना चाहिए भाई। तो ये आ गया हमारा pKw। तो pH बराबर क्या आ जाएगा? जैसे pKw 14 आता था तो pH कितना बन जाता था? 7, pKw बाई 2, तो ये बाई 2 कर दीजिए। तो यानी कि 14 माइनस 2 इंटू 0.4771 बाई 2, ये आपका आंसर। ये आ जाएगा pH फॉर अ प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर के केस में pH और pOH बराबर होता है। ओके, जल्दी से देखिए और बताइए, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? 6.53 बताया जा रहा है। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है आंसर? 6.5। ओके ठीक है, तो मैं 6.5 लिख देता हूं आप लोगों के हिसाब से। ये अपना आंसर, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें क्या करना। चलिए आगे आइए। अब ये कुछ पार्ट हैं, ये सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में चाहता हूं आप लोग सॉल्व कीजिए। थर्ड वाला सवाल, थर्ड और फोर्थ एक ही जैसे हैं, और थर्ड वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेथड से सीखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। एक समझ जाओगे तो दूसरा भी आ जाएगा। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो पेन भी नहीं चलाना है। pH ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 4। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 4 होगा कि नहीं? माइनस लॉग 10 टू द पावर ऑफ -4, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 4। सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए, सेकेंड पार्ट का आंसर। चलिए जल्दी कीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए, सेकेंड पार्ट का आंसर देख रहे हो ना? बिल्कुल बच्चों वाले सवाल करा रहा हूं ना, है ना? तो ऐसा तो मतलब 9th 10th के बच्चे को भी सिखा दें, ये फॉर्मूला होता है pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, तो कर लेगा। अभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये तो आपको बस मोटिवेट करने के लिए है, पढ़ाना तो मुझे इस सवाल से है। pH कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मुझे इस सवाल से समझाना है। 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलर HCl। कितना आया? 2 माइनस लॉग 5। ये सब क्या कर रहे हो भाई? सेकेंड पार्ट का आंसर सीधा बताओ ना, कितना बनेगा? 2 माइनस लॉग 5। हिमांक आपका आंसर गलत है, 2 माइनस लॉग 5 नहीं होगा। देखिए सेकेंड पार्ट भी थोड़ा अच्छा है, सेकेंड पार्ट भी थोड़ा अच्छा है। मैं सॉल्व करूं सेकेंड पार्ट? चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या करना है। आपको मैंने दिया H2SO4। कभी कभी क्या होता है ना, जोश जोश में हम लोगों से गलती हो जाती है। जैसे मैंने आपको यहां सिखाया, अरे देखो ये क्या है, 10 टू द पावर ऑफ -4, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर ऑफ -4 क्या बन गया? 4। आप समझ गए, अच्छा 10 टू द पावर ऑफ जो भी दिखे उसको माइनस हटा के प्लस लिख देना, वही आंसर रह जाएगा हमारा। तो यहां पर भी आपने यही किया। अगर ये है तो 2 माइनस लॉग 5, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि H2SO4 है। तो अगर ये 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है, तो सोचिए ये ब्रेक होगा तो 2H प्लस आयन और SO4 2 माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना बन जाएगा? ये उसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.1। ये कितना हो गया? 0.05 हुआ ना, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.1। तो अगर आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -1 है, तो इसका pH कितना होगा? 1। तो आपके सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो है pH इज इक्वल टू 1। चेक कीजिए जल्दी से, गलती समझ में आई? तो ज्यादा जोश अच्छी चीज नहीं है, जोश अच्छी चीज है, लेकिन जोश के साथ
होश भी बहुत जरूरी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर है 1। ये परफेक्ट बन रहा है 1। तुम लोग पता नहीं क्यों पॉइंट लगा रहे हो। अरे भाई ये 5 × 10⁻⁻² है, जो मोलैरिटी इसकी होगी वही इसके एक कैटायन एक एनायन की होगी। तो यहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन देखो, मैंने तुम्हें कब लिखवाया ये फॉर्मूला pH बराबर -log H2SO4। मैंने तो pH बराबर -log H+ आयन बताया है ना, तो आप H+ आयन पे फोकस करो ना। अब यहां पर किस्मत अच्छी थी कि जो HCl का कंसंट्रेशन है वही H+ आयन का है, क्योंकि एक ही H+ आयन मिलेगा। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे क्या? थर्ड पार्ट को ट्राई करेंगे क्या? थर्ड पार्ट 10⁻⁻8 10⁻⁻8 मोलर HCl। pH बताना। बताइए कितना होगा? pH कितना आ जाएगा? बताइए, आप लोग बताइए। -log H+ आयन कंसंट्रेशन, तो pH बराबर क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए। -log 10⁻⁻8 लगा दें तो pH बराबर कितना आ जाएगा? 8। सही है आंसर? क्या pH 8 हो जाएगा? क्या ये pH 8 हो जाएगा? ये सही नहीं है, ये गलत आंसर है, और ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत है। चलिए अच्छी बात है, किसी ने 8 तो नहीं लिखा। कैसे 8 हो सकता है? खुद सोचिए। HCl एक एसिड है, pH की वैल्यू 7 तक हमारा न्यूट्रल होता है। 7 पे न्यूट्रल बन जाता है, 7 से पहले एसिडिक, 7 के आगे तो बेसिक हो जाएगा ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा उन सवालों में पीछे एट 25 डिग्री सेल्सियस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं अगर OH भी दिया है तो इसका pH आप कैसे निकालेंगे? तो ये इसमें मेंशन कर लीजिएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ना हिडन है, अगर नहीं भी दिया तो भी मान लेना यही। हाँ, टेम्परेचर अगर कोई दे रहा है इसका मतलब वो जानना चाहता है आपसे कंसेप्ट के बारे में, तब अलग बात है। तो ये तो बहुत ही गलत है भाई। एसिड में चाहे जितना पानी मिला लो, चाहे जितना पानी मिला लो, है ना, एक ड्रॉप एसिड को आप 50 लीटर पानी में डाल दो तो क्या उसे बेस कह देंगे? pH 8 का मतलब तो बेस है, तो कहेंगे तो एसिड ही। और अगर एसिड कहेंगे तो 100% उसका आंसर 7 से तो कम आएगा। तो अब देखिए, जितने भी 11th क्लास के स्कूल वाले स्टूडेंट, अगर ये गोला भरने के लिए आ जाए कि 10⁻⁻8 मोलर HCl है तो pH कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 8 हो नहीं सकता। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, तो 7 से कुछ कम होगा। तो 7 से जो कम होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.8 6.9 के आसपास आएगा। लेकिन अगर यही 6.8 6.9 के अगर 2-3 ऑप्शन बना के आपके स्कूल टीचर दे दे, अब आप घिर गए, परेशानी में आ गए, अब आपको प्रॉब्लम है। अब आपको बिना कॉन्सेप्ट के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मैं इसको वो बताता हूं। तो इस सवाल को जैसा मैंने कहा कि मैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मेथड आपको बताऊंगा, तो 3 मेथड आखिर क्या होंगे, चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड नंबर जो 1 है, सबसे पहला जो मेथड नंबर 1 है वो क्या कहता है? आंसर आया क्या? हाँ, मैं तो सिर्फ यही देख रहा था 8 पे कितने लोग सहमत होते हैं मेरे साथ। कोई है जो 8 बोल दे? खैर कोई भी नहीं निकला ऐसा।
तो आप में से कई लोगों का कहना है, प्रिंस यादव जी का कहना है 7 माइनस लॉग 1.1 आएगा सर, और विनीता जी का कहना है 6.9 आएगा तो कुछ इसी के आसपास। लेकिन आप में से जितने भी 12th पास आउट वाले स्टूडेंट ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन जब पूरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा पीएच के ही बारे में। और जबकि अभी देखो पीएच का मैंने बिल्कुल बेसिक सा सवाल से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हूं, 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलर HCl। अभी तो किसी वीक एसिड के बारे में बात भी नहीं कर रहे, अभी तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब मैं मेथड 1 आपको समझाने जा रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि उसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं सॉल्व करता हूं, आप देखते जाइए और चेक कीजिए आपका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो भाई वाटर के लिए अपने को ऐसे लिखना है H प्लस OH माइनस, ठीक है। और इसके बाद इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग गया HCl का, जो कि H+ आयन और Cl माइनस। अच्छा, ये कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात यहां क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -6 से बड़ा हो तो ऐसे में वाटर एक्वस सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसे में वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बताया था ये बात। तो आप पीछे के सवालों में देखिए 10 टू द पावर ऑफ -4 मोलर HCl है। अब बताइए, अगर इसमें मैं वाटर का कॉमन आयन H+ आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -7 जोड़ भी दूंगा तो 1000 गुने का डिफरेंस है, क्या फायदा? यहां पर तो और ही ज्यादा 0.1 10 टू द पावर ऑफ -1 कहां 10 टू द पावर ऑफ -7 जोड़ के क्या करोगे? लेकिन यहां पर आ गया 10 टू द पावर ऑफ -8, जो कि 10 टू द पावर ऑफ -7 के आसपास कंपैरेबल चीज आ गई। तो यहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है। ये सारी कंडीशन मैंने आपको कल ही बता दी थी, कब वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट हम यूज करेंगे और कब यूज नहीं करेंगे। चलिए, तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये तो 10 टू द पावर ऑफ -7 10 टू द पावर ऑफ -7 होता है, और ये 10 टू द पावर ऑफ -8 है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जैसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, H+ आयन का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -7 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -8, ये ऐड कर देते हैं। क्या कहते हो, सही है? और 10 टू द पावर ऑफ -8 तो इसका भी होगा, हालांकि इससे हमें लेना देना क्या है। तो हमारे पास जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया वो 10 टू द पावर ऑफ -8 प्लस 10 टू द पावर ऑफ -7 हो गया। सही बात है। यहां पावर को सेम कर लेते हैं, तो पावर को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 हो जाएगा। भाई आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का डिवाइड कर दो, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -7 अपॉन 10 है ये, तो 0.1 और 1 कितना हो गया, 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। ये आ गया आपका टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन। तो pH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। तो ये बन गया 7 माइनस लॉग 1.1, 7 माइनस लॉग 1.1। चलिए बताइए लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 1.1 की वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व कीजिए, 6.9 के आसपास आएगा, ये 6.9 के आसपास आएगा, ये चेक कर लीजिएगा। लॉग 1.1, तो अगर हम लॉग 1.1 की वैल्यू निकालें तो ये भाई कितना बन जाएगा, चलिए मैं ही देख लेता हूं, आप लोग भी देखिए साथ साथ। 1.1 लॉग 1.1 की वैल्यू है 0.04139, तो 0.0412 कर दूं मैं, 0.0412 कर देता हूं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.9 के अप्रॉक्स आएगा आपका आंसर। एग्जैक्ट निकाल लीजिए, 7 माइनस 0.412 है ना, तो आप इसको एग्जैक्ट निकाल लीजिए तो भी आपका आ जाएगा 6.95 बता रहे हैं, 6.958 एग्जैक्ट अगर आप निकालेंगे तो ये आपको
6.958 मिल जाएगा। चलिए अब बताइए ये सही है 6.958। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? क्या सभी का आंसर यही आ रहा है? 6.958, 6.95। क्या सभी का आंसर यही आ रहा है? कितने लोगों का आंसर मैच कर गया? देखते जाइए। गलत अप्रोच है ये सॉल्व करने की। सोचिए आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ रहे हैं, आप 12th पास आउट के स्टूडेंट हैं, आपने 11th में भी सीखा होगा, 12th में रिवीजन भी किया होगा। इसके बाद भी मैंने जैसे सॉल्व किया आपने भी वैसे सॉल्व कर लिया और कहा सही है, जबकि आंसर तो यही आता है, ऐसे ही आता है, 6.9 के आसपास ही आंसर आता है, हम लोग टिक लगाते हैं, है ना। बट ये आंसर गलत है, आंसर ही गलत है, सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच भी गलत है। सवाल को सॉल्व करने का ये अप्रोच भी गलत है। भेजा खुला कुछ? तो सही अप्रोच क्या होगी? तो मेथड 1 एक रॉन्ग अप्रोच है। अब मैं आपको सही मेथड बताता हूं जिससे हम ये सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसमें गलती क्या है? दिख तो सब कुछ सही रहा है, इसमें आखिर गलती ही क्या है? समझ में तो सब कुछ सही आ रहा है, बताइए कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है? क्या मुझे कोई ये बता सकता है इसमें क्या गलती है? मुझे भी सब कुछ सही दिख रहा है, ऐसे ही तो सवाल किया जाता है, फिर ये गलती क्या आ गई इसमें? देखिए इसमें गलती क्या है मैं बताता हूं। सोचिए 10 टू द पावर ऑफ -8 ये था, 10 टू द पावर ऑफ -8 ये हुआ। आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के कंपैरेबल में इसको ले आए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगा, तो इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन आपने जोड़ दिया, ये बात सही है। लेकिन या अब सोचिए इस पूरे सॉल्यूशन में क्या हो रहा होगा, ये ऐसी डाइल्यूटेड वाटर ही तो बन गया, यानी पानी था उसमें कुछ ड्रॉप HCl की आपने डाली तो ऐसा हो गया, और जिसमें पानी बहुत ज्यादा था तभी तो ये 10 टू द पावर -8 मोलर HCl हुआ। तो अब आप सोचिए अगर आपने ये ड्रॉप डाली तो जो इसका कंसंट्रेशन था वो प्लस 10 टू द पावर -7 ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी तो जाएगा। याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जब हम कुछ ऐड करते थे तो क्या कंसंट्रेशन वही बना रहता था? बिल्कुल नहीं। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता था। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो उसके बाद इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो अगर बैकवर्ड गया तो इसका कंसंट्रेशन ये तो ऐड होने पर आया, इससे कुछ कम आएगा कि नहीं आएगा? तो वो तो आपको पता ही नहीं, आपने तो टोटल वही लिख दिया। अब है क्या कि आंसर आसपास तो उसी के आता है, इसीलिए आप इतने टाइम से टिक लगाते आ रहे हैं और आपका आंसर सब सही है। इसलिए ये रॉन्ग अप्रोच है। क्लियर हुआ? चलिए तो सही अप्रोच के साथ दो मेथड सीखते हैं। सही अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करना है आइए सीखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? HCl था, H+ आयन प्लस Cl- आयन, ठीक है। और ये 10 टू द पावर ऑफ -8, ये भी 10 टू द पावर ऑफ -8।
और वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, जिससे ये H+ आयन और OH- आयन बना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो मेथड है ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो अब जो मेथड आपको बता रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी वाला ही मेथड मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जितने भी स्कूल गोइंग वाले बच्चे हैं, जिनको स्कूल में भी ये आए सवाल, तो आपको मेथड 2 करके दिखाना है, क्योंकि स्कूल टीचर आपको एनसीईआरटी वाला देख के ही नंबर दे देंगे बिल्कुल फटाक से, कुछ आपको एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको स्कूल लेवल पर ये मेथड 2 ही अप्लाई करना है। मेथड 2 क्या है समझिए। जब इस H+ आयन के कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 में ये 10⁻⁻8 डालेंगे, ऐड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम भागेगा बैकवर्ड, क्योंकि इधर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और फिर जाकर सेट हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम। तो जब ये नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो इसका और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो लेट कर लेते, हमें नहीं मालूम, x होगा। तो यहां पर क्या होगा, आपने 10⁻⁻8 ऐड किया और साथ में यहां पर भी x मान लिया। जो ऐड किया वो तो लिखेंगे ना कि 10⁻⁻8 मोलर HCl हमने ऐड किया, और कंसंट्रेशन क्या हो गया, x। सेम नहीं हो सकता, पहले इस बात को समझिए, क्योंकि यहां OH में कुछ नहीं ऐड हुआ है, किसमें ऐड हुआ है, H में ऐड हुआ है। तो H+ आयन में क्या ऐड हुआ है, 10⁻⁻8। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया और फिर जाकर नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया, तो हमने मान लिया कि ये दोनों XX हो गए, ठीक है। x के हिसाब से ये भी x + 10⁻⁻8। तो क्या अब मैं H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैं KW बोल सकता हूं, और मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस 10⁻⁻8 प्लस x इंटू x इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बोल सकता हूं। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² प्लस 10⁻⁻8x इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो यहां माइनस ले आते हैं, 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके x निकालना है। चलिए मेरी मदद कीजिए आप लोग, मुझे तो मैथ आती नहीं है ज्यादा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दराचार्य लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं यहां पर मिलने वाला है। माइनस में 10⁻⁻8 प्लस माइनस √b², तो कितना बन जाएगा 10⁻⁻16 माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10⁻⁻14 है ना। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 10⁻⁻14। चलिए अब क्या करेंगे, अपॉन 2a, तो अपॉन में 2 ही रहेगा। ये x निकाल के बताइए मुझे क्या होगा जल्दी से। ये 401 लिख दूं मैं, 401 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय 2 10⁻⁻8 प्लस ये 4.01 लिख देता हूं, तो √4.01 की वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 ही होगी, 10⁻⁻8/2। ये होगा x। निकालिए जल्दी से x, और फिर ये यहां पर रख दीजिएगा। ये x सॉल्व करके ये आपका H+ आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा 10⁻⁻8 प्लस x। 10⁻⁻8 प्लस x। कोई बताएगा x कितना आया, कोई बताएगा मुझे x कितना आया, जल्दी से देखिए और लिखिए। ये x को ही आंसर ना बोल देना, x थोड़ी ना आपका आंसर है, आपका H+ आयन कंसंट्रेशन वो तो यहां पर भी रहेगा ना प्लस x। H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस x। फिर आप यहां पर pH का फॉर्मूला लगाइएगा,
तो देखिए ये सही मेथड है, और हम लोग जो पिछला वाला मेथड सॉल्व कर रहे थे वो कितना गलत मेथड था। सॉल्व कीजिए और बताइए। इसके बाद में आपको मेथड नंबर 3 भी सिखाता हूं। इसके बाद में आपको मेथड नंबर 3 भी सिखाता हूं। उसमें भी क्वाड्रेटिक लगेगा, उसमें भी धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसी का आंसर आया? क्या आप में से किसी का आंसर आया? जल्दी देखिए और बताइए, क्या किसी का आंसर आया है? क्या x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू जो मेरे पास एनसीईआरटी वाला आंसर है उसके हिसाब से 9.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 आ रही है। क्या देखिए आपके हिसाब से भी यही आ रही है? 10 टू द पावर ऑफ 9.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 आ रही है। तो ये बन गया 10 टू द पावर ऑफ -8, ये सीधा सीधा मैं ऐड कर दूं ना, प्लस 9.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, तो ये बन जाएगा 10.5 यानी 1.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। तो pH आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.05। अब मुझे जरूरत पड़ने वाली है लॉग 1.05 की। ये वैल्यू लगाइए और चेक कीजिए, 6.9 के आसपास आएगा आंसर। 6.9 के आसपास आंसर आएगा। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? यार रिस्पॉन्ड करने में बहुत देर लगाते हो तुम लोग। हाँ, कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है? कम टाइम में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का यूज कर लो। बाद में जब घर पे प्रैक्टिस करना तो कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करना, सिर्फ वेरीफाई के लिए यूज करना। 7 माइनस लॉग 1.05 pH आ जाएगा। तो ये 7 माइनस लॉग 1.05 कुछ तो कम आएगा ही, ठीक है ना? तो ये 6.9 के आसपास बनना चाहिए, अप्रॉक्स 6.9। पहले भी बन रहा था, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ही गलत था, क्योंकि डिफरेंस बहुत छोटा सा, एरर जो आ रहा है ना वो बहुत छोटा एरर आ रहा है। इसलिए अगर आप गलत मेथड से भी सॉल्व कर दे रहे हैं तो आंसर तो लगभग मैच हो जा रहा है। लेकिन सोचिए अगर आपसे डेसिमल के 2 या 3 प्लेस भरने को बोल दिए जाए, अब पक्का आप गलत करोगे। अगर अब आपने गलत अप्रोच यूज किया तो आपका आंसर 100% गलत आएगा, क्योंकि अब डेसिमल के 2 या 3 प्लेस आपको फिल करने होंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सभी लोग समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि ये जेई वालों के लिए ही है, जेई में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, नीट के पेपर में भी ऐसे सॉल्व करना है। अरे भाई ऐसे ही सॉल्व किया है एनसीईआरटी ने। अभी आज जब लेक्चर फिनिश हो जाए तो पूरा देख लेना, एनसीईआरटी में ऐसे ही सॉल्व किया गया है, और वो जेई में भी सॉल्व करना है ऐसे ही, और नीट में भी ऐसे ही करना है। इसके अलावा मैं एक मेथड आपको और सिखा देता हूं, तीसरा मेथड। तो नेक्स्ट आते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, HCl गया H+ और Cl- में, 10 टू द पावर ऑफ -8, ये भी 10 टू द पावर ऑफ -8। वाटर का कॉमन आयन लगेगा H+ और OH-, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर है? जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन होगा वो H+ आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड, यही तो बोलेंगे ना। अरे भाई जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन आ रहा है, इक्विलिब्रियम नया सेट होने के बाद, सब कुछ लेने के बाद, जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन आपका आ रहा है
H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल, वो H प्लस आयन ऑफ वाटर और H प्लस आयन ऑफ HCl इन दोनों की वजह से आ रहा है। ऐसा मानते हैं या नहीं? सेम आंसर आएगा इस मेथड से भी, ठीक है। हायर क्लासेस में 12th से ऊपर में ये मेथड यूज करते हैं। उसका एक छोटा सा वर्जन टाइप का है, ये एक छोटा सा वर्जन है, तो वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो H प्लस आयन टोटल, H प्लस आयन ऑफ वाटर प्लस दिस। अब H प्लस आयन ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूं? बाय द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको मैं लिख सकता हूं Kw अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। Kw अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। H प्लस इंटू OH माइनस बराबर Kw, तो H प्लस बराबर Kw अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन प्लस H प्लस आयन ऑफ एसिड, H प्लस आयन ऑफ एसिड, और ये टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे आप Kw की वैल्यू लगा लेंगे 10 टू द पावर माइनस 14, हाँ, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ये आपको निकालना है। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम नया सेट होगा तो वो बैकवर्ड आएगा, ये सारी चीजें तो चलती ही रहेंगी, है ना। तो अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक बनना चालू होगा, तो अब वो क्वाड्रेटिक आपको बनाना है। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन और ये Kw, ये वैल्यू लगानी है। पहले आप यहां तक समझिए जल्दी से, इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर मैंने क्या लिखा यहां पर? H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैंने लिखा Kw अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और साथ में ये प्लस करके ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन। 6.97 किसका आंसर बता रहे हैं आप लोग? ये जो पिछला वाला आंसर था ये 7 माइनस लॉग 1.05, 6.97 आ रहा है। चेक कीजिए एक बार जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर? आंसर चेक कीजिए सभी लोग। एक मिनट, लॉग 1.05 की वैल्यू पुट करनी और 7 माइनस लॉग 1.05 लगाना है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये पूरा सॉल्व्ड है, तो आप वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, आप ये चीजें देख सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं फिर। सभी का आंसर मैच कर रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो log 1.05 लगा लीजिएगा। खैर यहां आते हैं हम। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन टोटल जो हमारा बना वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर और H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पर एक मिनट, ये टर्म को थोड़ा सही कर लेते हैं, तभी ये बन पाएगा। बाय द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने क्या सीखा है? बाय द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने सीखा है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना होता है? ये होता है बराबर Kw, ये बराबर होता है Kw, ठीक है। तो हम यहां पर H प्लस आयन की जगह पर Kw अपॉन OH माइनस आयन, या फिर OH माइनस आयन की जगह पर Kw अपॉन H प्लस आयन लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पर इतना तक तो आपने लिख लिया, अब यहां पर यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रैलिटी। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी वाला मेथड आप लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ सवालों में आप फंसेंगे, आगे चलकर कुछ सवाल ऐसे आएंगे, हालांकि ऐसे एक का दुक्का सवाल होते हैं जिसमें फंसाया जा सकता है, वहां पर वो मेथड भी काम नहीं करेगा।
तो इसीलिए आगे हायर क्लासेस में ये एक मेथड सिखाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी क्या कहता है? इनका कहना है कि जितना H+ आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है, ठीक है, जो H+ आयन है वही यहां पर कैटायनिक नेट कैटायनिक कंसंट्रेशन नेट एनायनिक कंसंट्रेशन के बराबर होगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। नेट कैटायनिक कंसंट्रेशन बराबर नेट एनायनिक कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। तो इस प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी के हिसाब से ये जो हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन नेट है वो किसके बराबर है? नेट एनायनिक कंसंट्रेशन। तो नेट एनायनिक कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁻8 प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की जगह पर हम लगा देंगे KW अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन। तो अब देखिए H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁸ 10⁻⁸ प्लस KW अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, और ये क्वाड्रेटिक क्या बना जाकर? H+ आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁸ 10⁻⁸ H+ आयन साथ में प्लस KW, और 25 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या लगा देंगे? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप KW की वैल्यू 10⁻⁻14 लगा देंगे। तो H+ आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस 10⁻⁸ H+ आयन कंसंट्रेशन, यहां से डायरेक्ट मिलेगा आपको -10⁻⁻14 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी। नेट कैटायनिक कंसंट्रेशन बराबर नेट एनायनिक कंसंट्रेशन। तो ये कैटायन का कंसंट्रेशन नेट एनायन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो 10⁻⁸ प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और OH माइनस की जगह पर आपने लगाया KW अपॉन H+, और H+ तो सेम होगा, तो चाहे यहां की बात करो या यहां की बात करो, तो वो क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहां पर धराचार्य वाला फॉर्मूला आप लगाइए, तो माइनस यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर आप देखिए -b प्लस माइनस √b² - 4ac, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻8 प्लस माइनस √b², तो ये 10⁻⁻16 -4 इंटू AC, तो ये आ गया प्लस में 10⁻14, ठीक है, -14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वही बन गया 10⁻⁻8 प्लस माइनस √4.01 इंटू 10⁻, ये 401 बनेगा ना, 401 इंटू 10⁻⁻16, तो ये 4.01 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए ये बन गया आपका 10⁻⁻8 प्लस माइनस √4.01 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे सॉल्व करके देखिए H+ आयन कंसंट्रेशन आपका क्या आता है। ये H+ आयन कंसंट्रेशन आपका यही बन रहा होगा H+ आयन कंसंट्रेशन 1.05 इंटू 10⁻⁻7 क्या बन रहा है? देखिए क्या ये आंसर आपका मैच हो रहा है? जल्दी से वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। ये मेथड ऐसा है जो हर जगह काम आएगा, चाहे जितना भी पीएच का कठिन सवाल दिया जाए, इस तरीके का कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी जा रहा है, फिर उसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, तो फिर ऐसे में पीएच क्या निकालना चाहिए जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो उससे आपको यह आंसर मिल जाएगा। सेम आंसर आना चाहिए। आ रहा है? देखिए वहां पर भी आपको √4.01 करना पड़ गया था, यहां पर भी करना पड़ गया,
यहां पर अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग से आइसोन्यूट्रलिटी का कंसेप्ट समझ लेंगे तो वहां पर आपने x निकाला, फिर जाकर ऐड किया H प्लस आयन कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, यहां आपका डायरेक्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो अब आपको चाहे मेथड 2 अच्छा लगे या 3 अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, 1 नहीं अच्छा लगना चाहिए। 1 अच्छा तो है लेकिन अच्छा लगना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हर आसान चीज, सस्ती चीज अच्छी लगती है, तो वो नहीं अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि वो एक रॉन्ग अप्रोच है मेथड 1। तो मेथड 2 या फिर मेथड 3 में से कोई भी एक एक्सेप्ट कर लीजिए और उससे रिलेटेड उस तरीके से आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए क्वेश्चंस को। क्या आपका आंसर सेम आ रहा है जो पीछे इधर से आ रहा था? 1.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 ही आंसर आ रहा है, चेक करिए। क्या ये वैल्यू 1.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 आ रहा है? आ रहा है, गुड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो ये थे 3 मेथड इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हमारे जो पार्ट चल रहे थे तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, थर्ड पार्ट। अब सेम यही आपको फोर्थ में भी लगाना है, ठीक है? तो अब देखिए, अगर इस हिसाब से आप यहां पर क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। पहले तो मैं आपको बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच बता दूं, बिल्कुल रॉन्ग वाला। तो OH माइनस 10 टू द पावर ऑफ -8 है, तो POH आपका 8 आ जाएगा, तो pH आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एसिड है, हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर 7 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, यानी 7 से बड़ा। सो इट इज अ वेरी डाइल्यूटेड बेस, बहुत वीक बेस हो जाए क्योंकि रिप्रेजेंट करेगा, है ना। है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन इसको डाइल्यूट बहुत ज्यादा कर दिया है, वेरी डाइल्यूटेड बेस। तो ये 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और कैसे निकालेंगे आप या तो मेथड 2 का सहारा लेंगे, और मेथड 2 का सहारा लेकर आप pH या POH कुछ भी बना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको रिलेशन पता है, या आप फिर प्रिंसिपल ऑफ आइसोन्यूट्रलिटी अगर लगाएंगे तो यहां पर भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। नेट कैटाइनिक कंसंट्रेशन बराबर नेट एनाइनिक कंसंट्रेशन को लिखेंगे और वहां से आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा, मैच करेगा आपका इसी तरह से। 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, याद रखिएगा। 7 या 7 से पीछे नहीं आना चाहिए, 7 या 7 से कम नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर हुआ यहां तक? इसमें कोई डाउट? क्या अब ये चारों पार्ट समझ में आ गए आपको? चारों पार्ट क्लियर हैं? देखिए, चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में और दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। सैक्रिन का क्वेश्चन है, ये सिंपल सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादा डिफिकल्ट जो था वो आज मैंने 2 ज्यादा डिफिकल्ट वाले आपको लगवा दिए, सवाल सॉल्व करा दिए। बाय फैक्टर 4 वाला और ये 10 टू द पावर ऑफ -8 HCl। होता तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें सही कंसेप्ट, सही अप्रोच क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इसको और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक आध और दे दूं क्या होमवर्क में? आज आपको CPP 1 भी दी है मैंने, CPP 1 भी दिया है। और देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होगा नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, स्कूल लेवल एग्जाम, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, और आपको भी ईमानदारी से और विद इन टाइम जितनी CPP या DPP देता जा रहा हूं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है, ग्रुप पे सबमिट करना है। जिसमें डाउट हो वो आपस में भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से नहीं बन रहा है, मुझे बताइए, मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्लास में कराने लायक है, तो उसको क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगर वो सभी का डाउट है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सारी चीजें आपके करने के ऊपर हैं। आप जैसा जैसा आउटपुट देते जाओगे, हमारी तरफ से आपको उतना ही अच्छा इनपुट मिलता जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। 5 सवाल आपको CPP 1 में दिए हैं, टोटल 6 सवाल हैं। ये कल तक आप लोग हर हालत में कर लीजिएगा, ताकि आपको CPP 2 मिले और आपका पेंडिंग वर्क ना हो। तो इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।
तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।